देन वी विल स्टार्ट। तो अगर अभी तक भी आप लोगों ने स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर और इसके अलावा आईफोन ऐप स्टोर दोनों पर ही अवेलेबल है, दोनों से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी कोर्सेज हैं हमारे पास अभी सभी कोर्सेज अवेलेबल है, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के ऑन है, यूपीएससी वाइस प्रिंसिपल, केवीएस एनवीएस प्रिंसिपल के लिए बैच एक्टिव हैं, तो आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहे तो रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और पूरे इंडिया में, पूरे भारत में कोरियर के माध्यम से नोट्स भी कोरियर करवाए जाते हैं, तो आप वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर मैं बैचेस की बात करूं तो यहाँ पर इंटरेक्टिव वीडियोस मिलती हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, वीकेंड बैच सभी अवेलेबल हैं। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे, आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे उसमें, और नोट्स जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाता है वो पीडीएफ फॉर्मेट में होता है। तो अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 इसी नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी, रिकॉर्डेड क्लासेस के लिए, टेस्ट सीरीज और नोट्स। तो यहाँ पे हमारा एक सेक्शन पोर्शन कंप्लीट होता है जहां पर हमने कम से कम 100 क्वेश्चन यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं। इसके बाद मेरे पास 2 पीडीएफ और हैं ताकि हम अच्छे से इसको डिस्कस कर लें, ठीक है। तो अगर अभी तक भी आप लोगों ने और वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यूपीएससी 2012 का पेपर है, इसके अलावा और भी एमसीक्यूज और क्लासेस हमने चैनल पर अपलोड की हैं, तो वो आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख पाएंगे कंप्लीट। तो ये हमारा स्केड्यूल है। जो लोग हमसे आज जुड़े हैं, बाद में जुड़े हैं, जिनको अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमने टारगेट किया है यूपीएससी प्रिंसिपल, जो कि 17 जुलाई को एग्जाम है और आपका इसका एडमिट कार्ड भी आ चुका है। अगर आपने एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड किया है तो वो आप एडमिट कार्ड जाके डाउनलोड कर लीजिए। मंडे यानी कि कल जो थी, हमने एडमिन फाइनेंस की कंप्लीट थ्योरेटिकल पूरा पोर्शन हमने किया है, जो जो आपका सिलेबस में आता है वहां पर। और ट्यूसडे है आज, तो आज हम एमसीक्यू के थ्रू सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर रहे हैं। कल है वेडनेसडे, कल हम ऑफिस प्रोसीजर करेंगे, और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हम अपना जो जर्नल पेपर होता है हम उसको फोकस रखेंगे, जिसमें कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और आपका सीडीपी और 6 मंथ की करंट अफेयर्स हम उसमें फोकस रखेंगे, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर करें अगर अभी तक आप लोगों ने शेयर नहीं किया है। और स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप को अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो आप इसको एंड्रॉइड पर और ऐप स्टोर पर, दोनों पर ही अवेलेबल है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं स्टडी पोर्टल के थ्रू तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आपको इस ऐप पर मिल जाएंगे। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सभी कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो अभी के लिए अगर मैं बात करूं तो यूपीएससी वाइस प्रिंसिपल, केवीएस प्रिंसिपल और एनवीएस प्रिंसिपल, इन सभी के लिए हमारे बैच एक्टिव है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मॉर्निंग, इवनिंग और वीकेंड बैच अगस्त में स्टार्ट होने वाला है। तो इन सभी कोर्सेज में आपको इंटरेक्टिव वीडियोज मिलती है, 1 ईयर की वैलिडिटी होती है, जो भी क्लास में करवाया जाता है उसके पीडीएफ फॉर्मेट आपको ऐप पर ही मिलती है, और जो भी टेस्ट है टॉपिक वाइज हम वहां पर डिस्कस करते हैं। तो अगर अभी भी आप डिस्कस करना चाहते हैं, आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज हमारी 7000 की है, जो कि यूपीएससी प्रिंसिपल के लिए है। इसमें टॉपिक वाइज आपके सारे टेस्ट हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है आपके टेस्ट की। टॉपिक वाइज अलग अलग टेस्ट बनाए गए हैं, फोल्डर वाइज, जैसे कि लीव्स के लिए 9 है, एलटीसी के लिए 10 है, जीएफआर आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, वहां पर आपको 20 टेस्ट मिलेंगे, और सारे सीबीटी की फॉर्म में है। यानी कि जब आपका टेस्ट पूरा अटेम्प्ट हो जाएगा, आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालिसिस भी कर सकते हो, साथ ही जो भी क्वेश्चंस आपके रॉन्ग है उसके सॉल्यूशंस भी आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमें सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया तो सोशल मीडिया पर फॉलो करें। आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8447410108। अगर आपका नाम जैसे कि अजय है तो आप अजय लिखेंगे, और उसके बाद अपनी सिटी, दिल्ली है तो दिल्ली लिखेंगे, और जो भी आपका एग्जाम है, जैसे यूपीएससी प्रिंसिपल है तो वो, या फिर केवीएस एनवीएस प्रिंसिपल है, या फिर डीएसएसबी, पीआरटी, पीजीटी, केवीएस, टीजीटी, इस तरीके से जो भी है आपका वो एग्जाम लिख के आप हमें शेयर कर सकते हैं, ताकि आपको पूरी की पूरी अपडेट मिलती रहे। हम आपको ब्रॉडकास्ट के माध्यम से पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, जैसे कि अभी आपका एडमिट कार्ड आया तो उसके लिए आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई होगी। साथ ही इसी तरीके से प्रीवियस ईयर के पेपर हमने डिस्कस किए, या फिर हमने बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस किए अलग अलग सब्जेक्ट्स के भी, तो वो भी आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो हमारे मास्टर स्ट्रोक का डे 2 है, जो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट किया यूट्यूब पर, मंडे टू सैटरडे। आज हमारा डे 2 है, जहां पर हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने कल वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने टॉपिक डिस्कस किया था, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, और यहाँ पर हमारे एमसीक्यूज हम डिस्कस करते हैं। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, and our question is
आपको सभी ऐप के लिंक और सोशल मीडिया के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a government servant on leave shall not return to duty before the expiry of period of leave granted to him unless he is permitted to do so by। यहाँ पर क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा कहता है कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसने मान लीजिए लीव ली है और वो लीव उसकी खत्म नहीं हुई, उससे पहले ही वो आना चाहता है, उससे पहले ही वो ऑफिस ज्वाइन करना चाहता है, तो उस केस में क्या होगा, क्या वो आ सकता है या ऐसा अलाउड नहीं है, या अगर उसकी ऑथोरिटी उसको परमिट करती है तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो उसकी जो ऑथोरिटी है उसको कौन परमिट करेगा, ऑप्शन ए हेड ऑफ ऑफिस, बी हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, या डी ऑथोरिटी विच ग्रांटेड हिम लीव। कौन यहां पे करेगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप कोई लीव लेते हैं, कोई भी आपने लीव ली, आपकी ऑथोरिटी के पास परमिशन है कि वो आपकी लीव को रिवोक कर सकती है। लेकिन जब आपने लीव ली है और आप चाहो कि मैं लीव से पहले आ जाऊं, अपने 3 दिन की छुट्टी ली, आपका काम हो गया 2 दिन में, 1 दिन आपके पास बचा, आप चाहो मैं इस दिन 1 दिन ऑफिस आ जाऊं, तो आप अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर सकते हो। ये आपका अप्रूव होगा तब भी आप आ सकते हो। इसको कौन अप्रूव करेगा, ऑब्वियसली ये इनमें से कोई भी हो सकता है, लेकिन इनको हम क्या बोलेंगे, जो भी ऑथोरिटी जिसको की पावर है लीव ग्रांट करने की, वो यहाँ पे करेगी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट है, वो यहाँ पे करेगी तो ही आप जो है ऑफिस आ सकते हो, आपकी छुट्टी जितनी भी थी उसमें चेंज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the unavailed joining time is to order to be credited to the earned leave account, earned leave at his credit together with the unavailed joining allowed to do so credit shall not exceed। जब भी आपका जितना भी ज्वाइनिंग टाइम आपको मिला, अगर आपने पूरा नहीं अवेल किया है, तो जितना भी आपके पास ज्वाइनिंग टाइम बच गया है जो आपने अवेल नहीं किया है, उसको अगर ईएल अकाउंट में क्रेडिट करना है, तो वो ईएल अकाउंट में कब क्रेडिट होगा, आपकी ईएल है जो मैक्सिमम वो कितनी होनी चाहिए, 240, 285, 300 या 300 प्लस 15 डेज, विच ऑप्शन इज करेक्ट है, कितनी ईएल आपकी होनी चाहिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट है, मैक्सिमम लोगों ने दिया है, डी में आई डोंट नो व्हाई यू हैव कंफ्यूजन। ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट है हमारा सी। अगर आपके पास 300 है तो ये इसके बाद आपका अनअवेल्ड इसमें क्रेडिट नहीं होगा, मैक्सिमम आपके पास क्योंकि 300 ही हो सकती है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट, unless the authority competent to grant leave extends the leave, a government servant who remains absent after the date of leave is entitled to no leave salary for the period of such absence, and that period shall be debited against his leave account as though it were। जब तक आपकी जो अथॉरिटी कॉम्पिटेंट है जो कि लीव ग्रांट करती है वो आपकी लीव को एक्सटेंड नहीं करती है, या फिर जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो आपकी लीव एंड हो जाती है आपका पीरियड, उसके बाद भी आप अब्सेंट रहते हो, तो इस केस में नो लीव सैलरी फॉर दैट पीरियड, जो इतना भी आप जितने दिन अब्सेंट थे उसकी सैलरी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो फिर दैट पीरियड शैल बी डेबिटेड अगेंस्ट हिज लीव अकाउंट एज दो इट वर, तो वो कौन से आपके अकाउंट से वो डेबिट की जाएगी, कौन सा अकाउंट आपका वहां पर मेंशन होगा, अर्न लीव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, कम्यूटेड लीव और हाफ पे लीव। एक्स्ट्रा ईएल का क्या होगा, आपकी 300 ही मैक्सिमम हो सकती है, अगर आपकी 300 है तो फिर आपको वो जो अनअवेल ज्वाइनिंग टाइम है वो आपको नहीं मिलेगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैंने आपको बताया था ना, हमने डिस्कस किया था 1 से 10 तक आप लीव पर हो, आप 15 पर लीव पर आ रहे हो, आपने 4 दिन आप ऑफिस आए नहीं, तो आपकी जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी वो यहाँ पर क्या कर सकती है, ईओएल लगा सकती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, क्योंकि उस दिन की सैलरी नहीं मिलेगी आपको, नो लीव सैलरी। तो नो लीव सैलरी किसमें होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Unavailed joining time can be credited to EL account in which of the following circumstances? कौन से केस में आप unavailed joining time को EL में क्रेडिट करोगे? ए ऑप्शन है he is ordered to join the new post at a new place of posting without availing of full joining time to which he is entitled. अगर ऑर्डर दिया जाता है कि जो नया प्लेस है जहां पर उसकी पोस्टिंग हुई है उसको बिना अपना फुल ज्वाइनिंग टाइम इंक्लूड किए बिना वहां पर ज्वाइन करना है, उस केस में ऑप्शन बी he proceeds alone to the new place of posting and join the post without availing full joining time and takes his family later within the permissible period of time for claiming traveling allowance for the family. अगर वो पहले क्या करता है, पहले खुद नई जगह पर जाता है और फैमिली को बाद में जितना टाइम अलाउड होता है उसके बाद में लेकर आता है और उसके लिए ट्रैवलिंग अलाउंस क्लेम करता है फैमिली के लिए, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए बी दोनों करेक्ट है या फिर डी नन ऑफ द अबव? विच ऑप्शन इज करेक्ट है? तो यहाँ पर दोनों के दोनों ऑप्शन करेक्ट है, मैक्सिमम सही आंसर है आपका। तो या तो आपकी जो ज्वाइनिंग है वो आप ज्वाइन कर लीजिए न्यू पोस्ट एंड न्यू प्लस विदाउट अवेलिंग, ये आपको ऑर्डर दिया गया है, या फिर आप अपनी फैमिली को पहले लेकर आ रहे हो, पहले आप खुद आ रहे हो फिर आप अपनी फैमिली को लेकर आ रहे हो और उसके बाद आप अपना टी अलाउंस कर रहे हो। ठीक है, इस तरीके से। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a government servant who has taken leave on medical certificate may not return to duty until he has produced. जो गवर्नमेंट सर्वेंट है अगर कोई मेडिकल सर्टिफिकेट पर लीव पर गया था तो जब तक वो कौन सा सर्टिफिकेट उसको देना होगा उसके बाद ही वो ड्यूटी पर आ सकता है। ऑप्शन ए मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस जो कि फॉर्म 5 होता है, ऑप्शन बी चार्ज रिपोर्ट देनी होगी, ऑप्शन सी SR1 या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर? Which is correct? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए हमारा, सॉरी ऑप्शन, हाँ ऑप्शन ए हमारा। ठीक है, तो जब भी कोई मेडिकल लीव पर जाता है तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना जरूरी होता है और मेडिकल फिटनेस हमारा किस में होता है? फॉर्म 5 में। कोई गजट ऑफिसर अगर लीव पर जा रहा है तो मेडिकल जो सर्टिफिकेट अब कौन से फॉर्म में देगा? फॉर्म 3 में। अगर नॉन गजट है तो कौन से फॉर्म में देगा? फॉर्म 4 में। लेकिन गजट हो या नॉन गजट दोनों ही ऑफिसर मेडिकल सर्टिफिकेट फिटनेस जो है वो फॉर्म 5 में ही देंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which among the following is or are correct with regard to written from leave? written from leave के लिए कौन सा इसमें स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? एक सेकेंड, हाँ आई होप इट्स नॉट विजिबल नाउ। ठीक है, अब बताओ आंसर। A government servant on leave shall not return to duty before the expiry of period of leave granted to him unless he is permitted to do so by authority which granted him leave. जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है जितनी दिन की उसने लीव ली है उसको वो खत्म करनी होगी, उससे पहले वो नहीं आ पाएगा एक्सपायर होने से, एक्सपायरी ऑफ लीव से पहले, अनलेस जब तक कि उसकी जो अथॉरिटी है जिसने उसको लीव दी है वो ग्रांट कर रही है। ऑप्शन बी, ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन LPR shall be precluded from returning to duty save with the consent of authority competent to appoint him to the post from which he is processed on LPR. C, a government servant who has taken leave on medical certificate may not return to duty until he produce a medical certificate. तो कोई मेडिकल सर्टिफिकेट पे जा रहा है तो वो भी जब तक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लाएगा तब तक नहीं जा सकता है। नहीं, क्योंकि उस अगर लेस देन से 3 है तो वहां पे मेडिकल सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है, आप बिना मेडिकल सर्टिफिकेट पे भी ले सकते हो। तो विच इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो which among the following is correct with regard to commutation of one kind of leave into another kind? जब भी हम एक लीव फॉर्म को दूसरी लीव फॉर्म में चेंज करते हैं तो उसके रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए
at the request of a government servant, authority which granted him leave may commute it retrospectively into leave of a different kind which was due and admissible. अगर गवर्नमेंट सर्वेंट रिक्वेस्ट करता है तो ऑथोरिटी जो कि उसको लीव दी गई है एडमिसिबल है, उस लीव को चेंज कर सकती है किसी अदर फॉर्म में. ऑप्शन बी, गवर्नमेंट सर्वेंट कैन नॉट क्लेम सच कम्यूटेशन एज ए मैटर ऑफ राइट. जो गवर्नमेंट सर्वेंट है हालांकि कम्यूट कर सकता है लेकिन इसको एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं बोल सकता कि ये मेरा राइट है तो आपको करनी ही करनी है. ये टोटली डिपेंड करता है किसकी डिस्क्रिप्शन पर, कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी की डिस्क्रिप्शन पर. See, such application has to be submitted by the government servant within a period of 30 days of joining his duty on the expiry of the relevant spell of leave availed by him. जिस भी लीव स्पेल को आप चेंज करवा रहे हो वो लीव स्पेल खत्म होने के बाद 30 दिन के अंदर आपको एप्लीकेशन देनी होगी, तभी आप चेंज करवा सकते हैं. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर? ए, बी, सी, डी या डी, ऑल ऑफ द अबव? So option D is correct here. All of the above is the correct answer. Next question. Application of commutation of one kind of leave into another has to be submitted by the government servant within how many days of return from the leave. कितने दिन के अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट अगर अपनी लीव को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करवाना चाहता है तो कितने दिन के अंदर वो बताएगा, कितने दिन के अंदर रिक्वेस्ट देगा. 10 डेज, 15 डेज, 30 डेज या फिर 45 डेज. वेरी इजी. ठीक है, फिर फैक्ट्स आपको पता है तो आप यहाँ पर आंसर कर सकते हो. तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है? दैट इज 30 डेज. ऑप्शन सी इज करेक्ट, जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which among the following leave shall not be combined with any other kind of leave admissible under CCS Leaves Rule 1972? जो नीचे दिए गए ऑप्शन है उसमें से ऐसी कौन सी लीव है जो किसी अदर फॉर्म ऑफ लीव के साथ कंबाइन नहीं की जा सकती है? ए, अर्न लीव, बी, हाफ पे लीव, सी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव या फिर डी, कैजुअल लीव. विच इज करेक्ट? ठीक है, लीव वाले में हमेशा एक ही बात ध्यान रखनी है, जो किसी और के साथ कंबाइन ना की जा सके वो कौन सी लीव है? सीएल. सीएल को आप किसके साथ कंबाइन कर सकते हो? सिर्फ और सिर्फ स्पेशल कैजुअल लीव के साथ. स्पेशल कैजुअल लीव या फिर रेगुलर लीव के साथ. ठीक है, अदरवाइज नो. ऑप्शन डी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A government servant who remains absent from duty for a continuous period exceeding 5 years with or without leave. अगर कोई भी पर्सन है 5 साल से ज्यादा, चाहे लीव पर है विदाउट लीव पर है, वो अपनी ड्यूटी से एब्सेंट रहता है तो क्या होगा इस केस में? फर्स्ट ए, पेड नो एमोलूमेंट्स, उसको कोई सैलरी नहीं दी जाएगी. रेगुलर लीव इन द सेंस कि कोई भी वैकेशन है, जैसे सैटरडे संडे है आपका, कोई भी पब्लिक हॉलीडे आ गई, उसके बाद आप ले सकते हो कैजुअल लीव. ठीक है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट जो अपनी ड्यूटी से एब्सेंट है 5 साल से ज्यादा तो क्या होगा? पेड नो एमोलूमेंट्स, उसको कोई सैलरी नहीं दी जाएगी. बी, डीम्ड टू बी रिटायर्ड कंपल्सरी फ्रॉम गवर्नमेंट सर्वेंट, ये मान लिया जाएगा कि उसको रिटायर कर दिया गया, कंपल्सरी रिटायरमेंट हो गया है. ठीक है वो. या फिर सी, डीम्ड टू हैव रिजाइन फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्वेंट, ये मान लिया जाएगा कि उसने रिजाइन कर दिया है. या फिर डी, डिसमिस फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट को डिसमिस किया जाएगा. विच ऑप्शन इज करेक्ट है? कोई अगर 5 साल से ज्यादा लीव पर है या बिना लीव के भी है और वो नहीं आता है 5 साल के बाद, तो फिर क्या होगा? हम मानते हैं कि उसने रिजाइन कर दिया, कंपल्सरी नहीं बल्कि रिजाइन. ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है. तो जिसने भी सी दिया है दैट इज करेक्ट, जिसने बी दिया है वो अपने आप को करेक्ट कर लिया, वो रिजाइन माना जाता है.